अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुफ़ियान अली ख़ान। आज हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को समझेंगे कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या है और उसके की प्लेयर्स कौन कौन से हैं और कैसे हम उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो उस जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की, वो क्या कहती है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इज़ द डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स। व्हाट? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इज़ द डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स that receive percepts from the environment, you know, that receive percepts from the environment, and then take some actions that affect that environment. तो अगर मैं इस सिर्फ डेफिनेशन की डिस्कशन में जाऊं तो वो काफ़ी लंबी और डिटेल्ड हो जाएगी, लेकिन हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस सेशन में, आप समझते जाएंगे कि सब कुछ इस छोटी सी एक डेफिनेशन के अंदर हमने कवर कर लिया। तो चलें आगे इसको डिस्कस करते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे एआई को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में कैसे हम इससे और ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। तो मैं आगाज़ करता हूँ इस डेफिनेशन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तकरीबन कोई 60 साल से जो एक्सपर्ट्स हैं आईटी की दुनिया के और टेक्नोलॉजी की दुनिया के, वो ये कह रहे थे कि फ्यूचर जो है वो एआई का बस अब करीब है। करीब जो है आप देखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोग्रेस करेगी और आगे बढ़ेगी। हम कैसे मशीनों को इस काबिल बना देंगे कि वो खुद डिसीजन ले सकेंगे और वो प्रिडिक्ट कर सकेंगे फ्यूचर को, जिससे हम बहुत बहुत सा फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये सारा सिलसिला चल रहा था पिछले कोई 60-65 साल से, क्योंकि एआई कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज़ वेल ओल्ड एंड उसमें प्रोग्रेशन हो रही थी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको कोप अप करने की हम कोशिश कर रहे थे। हमने देखा दुनिया में और पढ़ा भी। जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं बीसीएस कर रहा था अपना कंप्यूटर साइंस में, तो मैंने वहाँ टेक्स्ट बुक पढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और उसके अंदर हमने ज़्यादातर एआई के अंदर प्रिडिक्टिव प्रेडिकेट्स और इस तरह की लॉजिक्स और पूरा जो सिंडिकेट था उस ग्रेजुएशन का कंप्यूटर साइंस का, उसमें हमने ये देखा कि जो फाइनल आउटपुट था वो एआई था। तो 60-70 साल से एआई पर काम हो रहा है, लेकिन इसमें एक स्लो हो गई थी प्रोग्रेशन। वो स्लो क्यों हो गई थी? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस पर जब आप काम करते हैं तो आपको बैक वक्त बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सीपीयू की दुनिया में जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, उसमें काफ़ी जिद्दत आई। टेक्नोलॉजी ने बड़ी एडवांसमेंट की और हमने देखा कि किस तरह जो आज पाकिस्तान का तकरीबन 100% जो कॉरपोरेट इन्वायरमेंट है उसमें जो इंस्टॉल बेस है सारा, और उसकी जो कंप्यूट इंटेंसिव एप्लीकेशंस हैं। अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं। अगर मैं पावर या एनर्जी सेक्टर की बात करूं तो वहाँ पर यूटिलिटीज़ की एप्लीकेशंस हैं। अगर मैं ट्रैकिंग और लॉजिस्टिक्स की बात करूं तो वहाँ पर लॉजिस्टिक्स और ट्रैकिंग की एप्लीकेशंस हैं, जो नेटिवली उनके काम को जो है वो काम की प्रोग्रेशन में मददगार साबित हो रही हैं। तो ये तीन चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की। तो मेजर ब्रेक थ्रू क्या मिला एआई को जो पिछले हमने 5 से 10 साल में देखा? तो आप लोगों ने आप सब लोग जानते होंगे कि जो प्रोसेसर है उसकी एक लिमिटेशन है, और ट्रांजिस्टर छोटे से छोटे करते जाएं तो एक मुख्तलिफ साइज़ की जो डाई होती है प्रोसेसर की, उसमें आप एक लिमिटेड अमाउंट के ही ट्रांजिस्टर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगा सकते हैं, लेकिन ट्रिलियंस अभी तक हम नहीं लगा पाए। उसकी वजह यह है कि जो उसकी एक महदूद तरीन गुंजाइश थी ट्रांजिस्टर की, वो पूरी हो गई है। और अब उसमें हम मुख्तलिफ एनालिटिक्स और मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स लगा कर काम को खूब तर करने के लिए, परफॉर्मेंस सेंट्रिक रखने के लिए उसको मुख्तलिफ प्रेडिकेट और लॉजिक्स के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, और उन्हीं डाइस के ऊपर काम करते हुए तरक्की करते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी आगे एडवांस होती चली जा रही है। तो इस पूरी ट्रांजिशन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ब्रेक थ्रू मिला वो किन चीज़ों पर मिला? तो सबसे पहला जो ब्रेक थ्रू था उसका वो थे जीपीयूज़, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स। जीपीयू क्या है? वो लोग जो मीडिया से या ग्राफिक इंटेंसिव एप्लीकेशन से या आर्ट से उनकी जॉब्स मुंसलिक हैं या वो क्रिएट कर रहे हैं एप्लीकेशंस, वो जानते हैं कि जो ऐसी डिज़ाइनिंग और रिजोल्यूशन और इन डेप्थ पिक्सल्स की स्टडी पर मबनी एप्लीकेशंस होती हैं, वो जीपीयूज़ इंटेंसिव होती हैं। यानी आपको बैक वक्त बहुत सारे प्रोसेसेस चलाने होते हैं और ज़्यादा कोर चाहिए होती हैं। ह्यूज टाइप ऑफ डाटा होता है आपके पास, और उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए
आपको कोर्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए और आपको एक क्लस्टरिंग इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो एआई में जो पहला ब्रेक थ्रू था वो ये था कि एआई सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए आपको ऐसे प्रोसेसर चाहिए होते हैं जो बैक वक्त चल सकें और उन्हें हम क्लस्टर करके एआई सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल करके रन कर सकें। दैट वाज द मेजर फर्स्ट ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ जीपीयूज़। आज से अगर मैं 10 साल पीछे चला जाऊं तो बहुत महंगे प्रोसेसर होते थे, लेकिन अब वो बहुत बेटर हो चुके हैं, यानी कि उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जीपीयू की कैपेबिलिटी बहुत एडवांस हो चुकी है, ग्राफिक इंटेंसिव हो चुकी है। प्रोसेसर कोर्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स प्रोसेसर्स आप मिलाकर क्लस्टर कर सकते हैं और एक एक जीपीयू के अंदर कई कई कोर्स हैं। तो एआई का सॉफ्टवेयर जब बैक वक्त बहुत सारा डाटा उसके पास होता है तो उसको स्टडी और लर्न और ग्रो करने के लिए उसको बैक वक्त चला कर समझना पड़ता है कि मैंने इससे इंसाइट कैसे हासिल करनी है। तो मैं अभी इसको और डिटेल में डिस्कस करता हूँ, जीपीयू को और ग्राफिक इंटेंसिव चीज़ों को, और बैक वक्त जो हम बहुत सारे प्रोसेसर मिला के क्लस्टर करके उसको चला रहे हैं उसको। दूसरा ब्रेक थ्रू क्या था इसमें मेजर जीपीयूज़ के बाद, वो था कि हम एक टर्मिनोलॉजी मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, बिग डाटा की। तो सबसे ज़्यादा जो ब्रेक थ्रू हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज मिल रहा है, या आज से 5 से 7 साल पीछे चले हैं जो मिला, वो बिग डाटा की वजह से मिला, क्योंकि बिग डाटा ने एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया है एआई को रियलिटी तक लाने में। और यू सी, इन ऑर्डर फॉर एआई टू लिव इट नीड्स एजुकेशन। व्हाट? एआई को अगर आगे आपने जो है वो ज़िंदा रखना चाहते हैं, और एआई जिन चीज़ों पर ज़िंदा रहती है वो क्या है? वो है एजुकेशन। वो एजुकेशन कहाँ से आ रही है उसके पास? डाटा से। तो बिग डाटा एआई के लिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है, और उस यूनिवर्सिटी में एआई क्या करती है? एआई स्टडी करती है डाटा को ताकि वो ग्रो कर सके बाय कलेक्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग डाटा। तो एआई बहुत तेज़ी से इस चीज़ को लर्न कर सकती है, क्योंकि उसके पास जीपीयूज़ मौजूद हैं। वो ये बैक वक्त में बहुत सारे प्रोसेसर को क्लस्टर करके एक साथ रन करने की अहलियत रखता है आज। तो बिग डाटा जो कि एक ह्यूज डाटा है, माउंटेन ऑफ डाटा है, माउंटेन्स कहना चाहिए बल्कि, माउंटेन्स ऑफ डाटा है, उसको स्टडी करके वो उसको उसमें से इंसाइट अपने निकाल कर आगे डिसीजन और प्रिडिक्शन हमें दे सकता है। तीसरा जो ब्रेक थ्रू एआई को मिला वो मिला उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो कि उसको बेटर एल्गोरिथम्स के थ्रू मिली। और ये 3 वो मेजर ब्रेक थ्रूज हैं जिसने एआई को बूम बख्शा है। तो हमारे जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं कि एआई की डेफिनेशन से ही आपने देखा इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स जो खुद थिंकिंग एबिलिटी रखते हों। तो मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा सिंपलर करके आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो ये कि इन सिंपलेस्ट फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज machine executing tasks in a near human manner based on smart algorithms. You know क्या? In simplest form, artificial intelligence can be defined as machine executing tasks in a near human manner based on smart algorithms. सो जब हम एआई की बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारे जो कॉरपोरेट इन्वायरमेंट है और सेक्टर है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। देन व्हाट इज़, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट एज वेल। जब एआई पर काम हो रहा था तो एआई की मुख्तलिफ कैटेगराइजेशन हुई, जिसमें नैरो एआई और सुपर इंटेलिजेंस एआई और कॉम्प्लेक्स एआई के नाम से उसको कैटेगराइज किया गया। तो फ़िलहाल जिस एआई प्लेटफॉर्म पे हम लोग इस वक्त दुनिया काम कर रही है दैट इज़ नैरो एआई, जिसकी डेफिनेशन अभी मैंने आपको दी और थोड़ा सा उसके बारे में बताया कि उसको की ब्रेक थ्रूज कैसे मिले। तो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस क्या टेक्नोलॉजी है? वो ये है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि इंसानों को सरपास कर जाएंगे वो इंटेलिजेंस में और थिंकिंग एबिलिटी में, यानी इंसानों से बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और प्रेडिक्ट कर पाएंगे फ्यूचर को। तो द डाटा इज़ द की विच इज़ कमिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन से ही समझा। तो इससे हम अखज़ क्या कर रहे हैं? हम अखज़ ये कर रहे हैं
कि डाटा इज़ द फ्यूल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमें ये भी मालूम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो सबसेट हैं। पहला सबसेट है उसका मशीन लर्निंग, कि मशीन किस तरह लर्न करेगी डाटा को, क्योंकि मैंने भी बताया था आपको बिग डाटा यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टडी करती है ताकि ग्रो कर सके और डीपर इंसाइट ले सके और समझ सके डाटा को और उसकी नेचर को, और कंपेयर कर सके एक तरह के या दो तरह के डाटा को मिलाकर देख सके और कुछ प्रिडिक्ट कर सके। तो डाटा इज़ द फ्यूल फॉर एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रेडिकेट लॉजिक एंड एवरीथिंग। सो यहाँ तक अभी हमें जो एक चीज़ हमने देखी वो ये देखी कि एक मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया माउंटेन्स। हैविंग माउंटेन्स ऑफ डाटा पॉइंट्स इज़ नॉट इनफ। यानी अगर मैं ये कहूँ हमारे पास डाटा का पहाड़ मौजूद है, सही है, तो ये इतना ही काफ़ी नहीं है। वो पहाड़ मेरे किस काम का, मैं टेक्नोलॉजी में उसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, उससे मैं फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। तो उस पहाड़ जैसे डाटा में से जब तक मेरे पास बसीरत नहीं आएगी, जिसको इंग्लिश में इंसाइट कहते हैं, बसीरत को, अगर मैं उससे इंसाइट नहीं ले सकता, बसीरत नहीं ले सकता, किस लिए, ताकि मैं उसको समझकर आगे फ्यूचरिस्टिक जो है प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन, वैलिड इंफॉर्मेशन, फ्यूचर प्रिडिक्टिव वैलिड इंफॉर्मेशन जो कि नियरेस्ट टू रियल हो, रियल ग्राउंड्स पे काम कर रही हो, वो तब जब तक मैं हासिल नहीं कर सकता वो फ्रूटफुल नहीं होगा हमारे लिए। तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी नॉलेज है जो मैंने कलेक्ट की है मुख्तलिफ़ किताबों से और डॉक्यूमेंट से, और सुनता भी रहता हूँ मुख्तलिफ़ प्रेजेंटेशंस में, मुख्तलिफ़ वेंडर्स की मैं देखता रहता हूँ। तो मेरे पास जो नॉलेज है वो ये है कि अगर मैं आपको अभी ये बताऊँ कि डाटा कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो उसको हम मेजर करते हैं 1 मिनट पर मेजर करते हैं कि भाई दुनिया में 1 मिनट में आज कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिनके मैं नाम लूँगा, उनको ज़्यादातर को आप लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, हम सब यूज़ कर रहे हैं और उसके बारे में हम काफ़ी कुछ जानते भी हैं, बड़े फेमिलियर हैं। तो सबसे पहले जो नाम मैं लूँगा वो लूँगा फेसबुक का। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हम सबके लिए। उस पर हमने अपनी अपनी आईडीज़ बनाई हुई हैं, लॉगिन्स हैं और हमारे सारे प्रोफाइल्स उस पर अवेलेबल हैं। तो मैं आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन दूं कि फेसबुक पर 1 मिनट में 60 सेकंड्स में दुनिया में कितने लॉगिन्स हो रहे हैं, तो वो 1.1 मिलियन है, यानी कि 11 लाख लॉगिन 1 मिनट में। तो 1 मिनट के 11 लाख लॉगिन को अगर आप 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये एवरेज बताया मैंने आपको, एवरेज यानी कि इससे ज़्यादा भी होते होंगे 1 मिनट में। ऑन एवरेज इट इज़ 1.1 मिलियन। और जो ट्विटर है, ट्विटर पे 1 मिनट में तकरीबन 6 लाख ट्वीट्स पोस्ट होते हैं 1 मिनट में, 60 सेकंड में 600,000 ट्वीट्स। और दुनिया में ईमेल्स जो हैं वो तकरीबन 300 मिलियन 1 मिनट में भेजी जाती हैं। और गूगल जो है, गूगल जो कि एक जाइंट है, डाटा माउंटेन रखता है अपने पास, उसके अंदर तकरीबन 5 मिलियन सर्चेज होती हैं 60 सेकंड्स में। और मैं यहाँ जब गूगल की बात की है तो यूट्यूब का नाम लिए बगैर बिग डाटा वाली टर्मिनोलॉजी कंप्लीट नहीं होती, जिस पर ज़्यादातर वीडियो और फोटो डाटा होता है। फ़ोटोज़ को कलेक्ट करके आप वीडियोज़ में ही की शक्ल में ही देख रहे होते हैं, तो वो फ़ोटो और डाटा ही है। वीडियो उसको मिला कर देखें तो वो एक वीडियो बन जाती है, हम सब जानते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोज़ देखे जाते हैं 1 मिनट में वो 4.1 मिलियन है। 41 लाख वीडियोस दुनिया में यूट्यूब पर 1 मिनट में देखे जा रहे हैं। और जितने भी टेक्स्ट मैसेजेस हैं जो हम अपने सेल फ़ोन से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं, चैटिंग सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, जितने भी चैटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उन पर हम मैसेजेस कर रहे हैं, उनकी तादाद 15 मिलियन है 1 मिनट में। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने ये देखा कि 1 मिनट में इतना डाटा जनरेट हो रहा है, इतनी लॉग्स बन रही हैं, हर मीडिया के ऊपर पोस्ट हो रही हैं, शेयर हो रही हैं, लाइक हो रहे हैं, लव हो रहे हैं उसके ऊपर, और लोग उस पर अपने इमोशंस ऐड कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरह का डाटा जो है वो उस वक्त उस पर पोस्ट हो रहा है, और एक डिजिटल फुट प्रिंटिंग जो है वो उसका पहाड़ क्रिएट होता चला जा रहा है। अगर मिनट बाय मिनट में देखूं और इसकी ग्रोथ देखूं तो इट्स अ शेयर वॉल्यूम कहते हैं, परपेंडिकुलर ग्रोथ हो रही हो किसी चीज़ की, तो वो इतना बड़ा कि जो इस तरह ऊपर बढ़ रहा हो 90 डिग्री के ज़ाविये से। तो दैट वॉल्यूम इज़ एक्सेलरेटिंग इन एवरी मिनट, इन एवरी सेकेंड। सो जो अभी एक बहुत बड़ी नॉलेज है जो आजकल हर
तकरीबन जो टेक्नोलॉजी से मुंसलिक हैं लोग वो ये जानते हैं कि 90% जो डाटा इस वक्त हमारे पास है ये पिछले 2 साल में जनरेट हुआ है। जो 90% डाटा है इस वक्त दुनिया का वो पिछले 2 साल में जनरेट हुआ है। तो अगले 2 साल में आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए ये डाटा कहाँ पहुँचेगा और कितनी बड़ी बड़ी डाटा की माउंटेन्स क्रिएट हो जाएंगी। तो मोस्टली इट्स ड्यू टू द राइज ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, internet and other technological advances such as sensors that are capable of capturing information from the real world and translating it into data। तो ये सेंसर्स की जो मैंने बात की, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ताल्लुक़ रखती है। सबसे ज़्यादा डाटा जो है सेंसर्स, क्योंकि डिवाइसेस आपस में बात कर रही हैं, जनरेट कर रही हैं मुख्तलिफ नेचर्स का डाटा। सो इन अ नट शेल दैट्स बिग डाटा। तो आप ये देखिए, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दूसरा ब्रेक थ्रू क्या मिला था? बिग डाटा का। तो वो डाटा आ कैसे रहा है? इन नाइट शेल मैंने आपको बताई है छोटी सी एक 3-4 मिनट की डिस्कशन में कि व्हाट इज़ बिग डाटा, और 1 मिनट की आपको स्टैटिस्टिक्स बताई मैंने एवरेज 1 मिनट के अंदर कि कितना बड़ा डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है। और ये जब हम बात करते हैं ना बिग डाटा की, तो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की डाटा की बात कर रहे होते हैं। और ये एज जिसमें हम हैं इस वक्त, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसको भी पोस्ट भी करूँगा मैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे, और जहाँ जहाँ जो जो मीडियम्स हैं वो कुछ अपने दोस्तों को भेजूँगा। तो दैट इज़ अ डिजिटल एज। मैं ही अपनी एक डिजिटल वीडियो बनाऊँगा और उसे अपलोड कर दूँगा, और उस पर मुख्तलिफ लोग इसको देखेंगे, व्यू करेंगे, लाइक करेंगे, कुछ डिसलाइक करेंगे, कुछ कॉमेंट करेंगे। तो ये क्या है? दिस इज़ ऑल गैदरिंग डाटा and taking some insights from that data and use that insight for our advantage. In this way, data brings incredible opportunities to better understand our world and change the way we live in it. So कुछ सवालात हैं जो मैंने अपने पास लिख कर भी रखे हुए थे और कुछ मैंने मेमोराइज किए हैं। तो नाउ लेट्स सी हाउ डज बिग डाटा वर्क। बिग डाटा का जो टोटल आइडिया है वो ये है कि आप जितना जानेंगे किसी चीज़ के बारे में, जितना उसकी आपके पास नॉलेज होगी, आप उतना ही उसको बेटर पोजीशन कर सकेंगे। किस चीज़ के लिए? इंसाइट्स लेने के लिए, ताकि हम उन इंसाइट्स से रिज़ल्ट्स ड्रॉ कर सकें, उससे एडवांटेज ले सकें। कैसे हम रिज़ल्ट निकालेंगे? फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लें आप, मैं एक टर्मिनोलॉजी डाटा पॉइंट की यूज़ कर रहा हूँ कि एक डाटा पॉइंट मैंने लिया XYZ और दूसरा डाटा पॉइंट मैंने लिया 1 2 3 और उनको मिलाकर मैच किया और देखा कि भाई इससे मैं क्या नतीजा अख़ज़ कर सकता हूँ। तो ये हम कैसे करते हैं मैं आगे आपको डाटा कैटेगराइजेशन में बताऊंगा वीडियो में।